फ्लक्स। बड़ा कहने पड़ेगा। पहले बता रहा हूं एरिया नॉर्मल और एरिया वेक्टर। देखिए एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड क्या होता है, ए के बराबर, और डायरेक्शन क्या होती है, एन। एन मतलब नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, परपेंडिकुलर टू दी प्लेन। ठीक है, ये मान लीजिए आपकी शीट है। ठीक है, ये शीट है और इसका एरिया आपको दे रखा है। ठीक है, ये आपकी शीट है, इसका एरिया ए है और इसके ऊपर परपेंडिकुलर, भाई प्लीज बुरी नहीं होगी, परपेंडिकुलर लाइन इसके प्लेन के परपेंडिकुलर कौन है, एन है। तो एरिया वेक्टर क्या होगा, मैग्नीट्यूड और एन के प्रोडक्ट के बराबर होगा। एन क्या है, एरिया के ऊपर परपेंडिकुलर लाइन, जिसको हम एरिया नॉर्मल भी कहते हैं। ठीक है, ये एरिया वेक्टर हो गया, ज्यादा डीप नहीं आ रहा। ठीक है, फ्लक्स। फ्लक्स होता है जब गिवन एरिया से जब आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास करती है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करती है, तो यहां पर एक क्वांटिटी जनरेट होती है जिसको हम क्या कहते हैं भैया, फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, ये देखा गया कि ये फ्लक्स क्या है, एरिया के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली होता है। दूसरा आपको बता दूं, ये क्या है, एरिया नॉर्मल। ये क्या है, एंगल नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का, ई को रिजोल्व कर चुका, ई cos थीटा। और ये क्या होगी, ई, आपको पता है नॉर्मल एरिया से पास कर रहा है, तो नॉर्मल के साथ जो भी कंपोनेंट होगा वही पास करेगा इस एरिया से। तो नॉर्मल के साथ कौन सा कंपोनेंट है, ई cos थीटा। यानी फ्लक्स में मैं इसको कंसीडर करूंगा, इसको कंसीडर नहीं करने वाला। तो फ्लक्स जो होता है वो एरिया के डायरेक्टली होता है। दूसरा फ्लक्स जो होता है वो ई cos थीटा के डायरेक्टली होता है। तो फ्लक्स इक्वल्स में क्या हुआ, ई ए cos थीटा। थीटा इज व्हाट, एंगल इन बिटवीन नॉर्मल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। 90 डिग्री हो जाए तो फ्लक्स क्या होगा, cos 90 0। 180 डिग्री हो जाए तो क्या होगा, माइनस ई ए। समझ गया। लेकिन ये ध्यान रखना, ये क्या है, फ्लैट एरिया। क्या है, फ्लैट एरिया, शीट है, ये क्या है, शीट। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला होगा वो फ्लैट एरिया या शीट के लिए अप्लाई होगा। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या भी है, कांस्टेंट है। क्या है, अब मैं बात करता हूं दूसरे केस में, जब आपका एरिया क्या है भैया, कर्व है, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वेरिएबल है। ये एरिया कर्व है। ठीक है, अभी हमने क्या करना है कि भैया कर्व है, तो हमें तो फॉर्मूला पता है किसके लिए, किसके लिए पता है, फ्लैट के लिए पता है। ये कैसी बॉडी है, कर्व है। तो इस तरीके से इस वाले फॉर्मूले से आप फ्लक्स नहीं निकाल सकते। कैसे निकालेंगे, क्या करूंगा मैं, नहीं इंटीग्रेट डायरेक्ट नहीं कर सकता मैं। क्या करूंगा, सबसे पहले छोटा सा एरिया लूंगा। क्या लूंगा, क्योंकि कर्व बॉडी का छोटा एरिया भी कैसा होता है, फ्लैट होता है। क्या होता है, तो भैया हमने छोटा सा एरिया ले लिया। एरिया की वैल्यू कितनी है, डी है, नॉर्मल क्या है, एन, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, ई, एंगल कितना है, थीटा। तो फ्लक्स कितना होगा, डी फाई। बोला हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ई, एरिया क्या है, डी ए, और एंगल कितना है, थीटा। ये तो इस छोटे से पार्ट से आ गया फ्लक्स। आपको पता है ऐसा ही फ्लक्स हर पार्ट पे होगा, इसके हर एक पॉइंट पर होगा, हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड में डायग्राम में नहीं बना रहा। ठीक है, तो टोटल फ्लक्स क्या होगा, टोटल फ्लक्स क्या होगा भैया, इसको इंटीग्रेट कर दो तो फाई का इंटीग्रेशन क्या होगा, फाई, और ये क्या होगा, ई डी ए कॉस थीटा, और यहां पे आएगी आपकी लिमिट। ठीक है, ये हो गया एक्सटेंडेड बॉडी के थ्रू फ्लक्स का फॉर्मूला। अब बात करते हैं गॉस थ्योरम। क्या है, गॉस थ्योरम क्या कहती है भैया, एक बॉडी है जो क्लोज्ड है, इसके अंदर हमारा क्या है भैया, एक चार्ज है जो कि एनक्लोज्ड है। ठीक है, तो इस चार्ज से क्या निकलेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। और अगर इसके सरफेस एरिया को क्रॉस कर रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तो यहां पर क्या आएगा, फ्लक्स आएगा। क्या आएगा,
और फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, एनक्लोज्ड चार्ज अपॉन में एप्सिलॉन। डेरिवेशन इसके सिलेबस में नहीं है, इसलिए आपको केवल क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट ही याद करना है। क्या करना है, क्यू क्या है, एनक्लोज चार्ज, क्यू क्या है, ठीक है भैया। तो डेरिवेशन की करने की आवश्यकता नहीं है, जो मैंने कर रखा है वो करने की आवश्यकता नहीं है डेरिवेशन, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अच्छा एक बात ध्यान रखना, स्पेशल केस, केस नंबर फर्स्ट, अगर मान लीजिए प्लस क्यू माइनस क्यू दोनों चार्ज है, तो फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, तू बता, सुनो, जीरो, क्योंकि टोटल एनक्लोज चार्ज की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, प्लस क्यू माइनस क्यू क्या होगा, जीरो। दूसरा, ये बॉडी है, हाँ, प्लस 2 कूलम चार्ज यहां पे रखा है, क्यू कूलम चार्ज यहां पे रखा है, तो फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, राघव, क्यू, क्यू क्यू बाय में एप्सिलॉन नॉट बेटा। इसको क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये एनक्लोज चार्ज नहीं है, बाहर आई है, ठीक है। तो ध्यान रखना। आते हैं एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम जब भी आप अप्लाई करोगे तो वहां पर एक गॉसियन सरफेस खींचोगे, क्या करोगे, और गॉसियन सरफेस की शेप कोई फिक्स नहीं होती, किसी भी शेप और साइज का हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भैया। तो हम ले रहे हैं गॉसियन सरफेस, किसी भी शेप की सकती है। यहां पर दो ही एप्लीकेशन है, एक क्या है, फील्ड ड्यू टू शीट, शीट की फील्ड निकालनी है, सिग्मा क्या उस पे, चार्ज पर यूनिट एरिया, उसके 1 मीटर स्क्वायर पर जितना चार्ज उसको क्या लिखा है मैंने, सिग्मा, क्या लिखा है। तो भैया ये आ गया आपकी शीट, शीट में यहाँ पे सर्कुलर ले रहा हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं भैया, शीट तो प्लेट ले रहा हूँ जो घर में खाना खाते हो ना, वाई एंड व्हाट, ये शीट है, शीट 2 डायमेंशनल बॉडी होती है, इसके पर यूनिट एरिया में कितना चार्ज है, सिग्मा, इसका एरिया कितना है, ए, तो सिग्मा क्या है, 1 मीटर स्क्वायर पे चार्ज, इसका कुल एरिया कितना है, तो कुल चार्ज कितना होगा इसके ऊपर, सिग्मा इंटू में, समझ गए, सिग्मा 1 मीटर स्क्वायर पे चार्ज है, और ए क्या है, एरिया, तो कुल चार्ज कितना होगा। इसको मैंने बंद कर दिया, किससे बंद कर दिया, गॉसियन सरफेस है, यहां पर गॉसियन सरफेस की शेप कैसी है, सिलेंड्रिकल है, क्या है, अच्छा इसका एरिया ए है तो इसका भी एरिया ए है, इसका एरिया ए है तो इसका भी एरिया ए है, ये है आपका क्रॉस सेक्शन एरिया, और यहां पे होगा कर्व सरफेस एरिया, क्या होगा, कर्व से फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, जीरो, क्यों, क्योंकि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकलेगी या ऐसे निकलेगी, इसके थ्रू और इसके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं जा सकती, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं होती, एरिया हो फ्लक्स नहीं होगा, उसी एरिया से फ्लक्स माना जाएगा जहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती है, क्रॉस करती है। तो भैया इधर का फ्लक्स, अच्छा इस एरिया का नॉर्मल क्या होगा इधर, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी ई, और एरिया का मैग्नीट्यूड कितना है, अच्छा ये देखिए, ये कैसा एरिया होगा, फ्लैट या कर्व, ये वाला, ये देखिए जो पैन होता है, ये कोई सिलेंडर होता है, सिलेंडर का जो क्रॉस सेक्शन होता है वो फ्लैट होता है पूरा, क्या होता है, कर्व वाले की बात नहीं कर रहा, कर्व से तो फ्लक्स ही नहीं यहाँ पे, किससे है, फ्लैट से, तो फ्लैट से फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, फ्लैट से फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होगा, नैतिक, ई ए कॉस 0 डिग्री, क्यों, क्योंकि एन और ई की डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो फ्लक्स क्या हो गया, लेफ्ट साइड से ई ए हो गया, यहां से फ्लक्स क्या होगा, राइट साइड से ई ए होगा, क्योंकि नॉर्मली यहां पे है, तो टोटल फ्लक्स क्या होगा, क्या होगा टोटल फ्लक्स, ई ए क्या होगा, 2 ई ए, यहां का फ्लक्स तो होगा ही नहीं सीधे। दूसरा, गॉस थ्योरम ने बोला था भैया फ्लक्स होता है, क्या बोला था, एनक्लोज चार्ज अपॉन में, तो इस सिलेंडर के अंदर एनक्लोज चार्ज कितना है, सिग्मा ए, क्या है, अपॉन में एप्सिलॉन, तो ए से क्या हुआ, कैंसिल हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या रही है, सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट। यहां से कुछ क्वेश्चंस आते हैं ऐसे कि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शीट कभी भी डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करेगी, मैं बोलूंगा ये शीट है, इसके ऊपर सिग्मा है, ए बी सी, व्हाट इज द रिलेशन इन बिटवीन ए बी एंड सी, ए की इलेक्ट्रिक फील्ड, बी की इलेक्ट्रिक फील्ड और सी की इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में क्या रिलेशन होगा, ए की इलेक्ट्रिक फील्ड, बी की इलेक्ट्रिक फील्ड और सी की इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में क्या रिलेशन होगा, तीनों सेम होंगी, तीनों क्या होंगी, क्योंकि भैया जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है शीट की वजह से सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन, वो डिस्टेंस पे डिपेंड
यानी यहां किस शीट की वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या भैया? ठीक है। अच्छा, एक बात और कंसेप्ट यहां पे करना, ये देखिए सिग्मा, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। पॉजिटिव से, अबे भाई उतना तेरे को आता है, ये दिख जाएगा तेरे को, मुझे ही पता है, मैंने सुना है उसको बहुत ज्यादा। अरे लिख लियो, मैं लिखवा दूंगा भाई, लिखवा दूंगा, ऐसे भी है। अब यही कर ले, ऐसे टाइम पास पहले मैं रुक जाता हूँ। अरे डिस्टर्ब होता ना इस क्लास में। ध्यान दीजिएगा, ए पॉइंट पर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी डायरेक्शन क्या होगी? ए पॉइंट पर शीट की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? इसकी वजह से क्या होगी? लेफ्ट में, राइट में? इस शीट की वजह से ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगी? लेफ्ट में, राइट में? कैसी शीट है, प्लस या माइनस? प्लस। प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है? रेडियली आउटवर्ड। तो ए के पे जो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी क्या होगी? लेफ्ट में होगी, क्योंकि तभी रेडियली आउटवर्ड हो सकती है। और इसकी वजह से बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे होगी? रेडियली आउटवर्ड। तो इधर रेडियली आउटवर्ड मतलब क्या है इधर? ठीक है भैया, चलो ये इलेक्ट्रिक फील्ड शीट आ गई, इसके दो केस कराए थे, वो तो आसानी है, इसी के ऊपर बेस्ड है। अगला आ रहा है भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, ठीक नहीं है, ठीक तो केस हो गया, फॉर्मूला सब में सेम रहेगा, देख लेना वो आसान है। ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज करंट कैरिंग, सॉरी चार्ज वायर, एक वायर है जिसकी लेंथ क्या है भैया? L। इसके ऊपर चार्ज कितना है? Q। और इसके पर यूनिट लेंथ में जो चार्ज है वो क्या है? लैम्डा। तो Q की वैल्यू क्या होगी? लैम्डा इंटू में L हो जाएगी। लैम्डा क्या होता है? 1 मीटर पे चार्ज। कुल लेंथ कितनी है? L मीटर। तो कुल चार्ज कितना होगा? समझ गया? इसको एनक्लोज करने के लिए मैंने गॉसियन सरफेस तैयार कर ली, वो कैसी शेप की होगी? सिलेंड्रिकल शेप की। ठीक है। और इस बारी फ्लक्स यहां से और यहां से नहीं होगा, पता ना क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जाएंगी, कहां से पास करेंगी? सीएस से। कहां से पास होंगी? तो भैया समस्या ये आ गई कि इस बार फ्लक्स का फॉर्मूला यूज कौन सा करूं मैं? ई ए कॉस थीटा या इंटीग्रेशन ऑफ ई ए कॉस थीटा? इंटीग्रेशन ऑफ ई ए कॉस थीटा। तो भैया मैंने क्या लिया पहले, ठीक है, ये ले लिया। चलो मैं डायरेक्ट फॉर्मूले से ही कर लेता हूं, ठीक है, आपको आसान रहेगा। तो फ्लक्स, टोटल फ्लक्स क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ ई ए ई डी ए कॉस थीटा बराबर में, ये तो टोटल फ्लक्स हो गया। और गॉस ने बोला टोटल फ्लक्स क्या होता है? एनक्लोज चार्ज। एनक्लोज चार्ज क्या है? अपॉन में एप्सिलॉन और ए स्क्वायर। कुछ तो शर्म कर लो, लिहाज कर लो, गेट बंद करके आया एकदम मार। देख रहा बस, तू ट्रक है, तू आती है तो कहीं से भी निकल आएगा। ठीक है, यहां पर देखिए फ्लक्स का फॉर्मूला ये यूज किया है, टोटल फ्लक्स निकालेंगे। क्यों क्यों यूज किया मैंने ये वाला फॉर्मूला? ऊपर से आने से ये यूज हो जाएगा। ओए तो बता, ये फॉर्मूला क्यों यूज किया यहां पर? इस केस में मैंने ये फॉर्मूला क्यों यूज किया? इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए कॉस थीटा, क्योंकि जहां से मैं फ्लक्स, सुअर कहीं तू आ गया था, कुछ इस टाइम पे बस वही तो है ना, यही दिक्कत है तेरी। ठीक है, सुन लो एक मिनट भाई, डिस्टर्ब मत करो भाई, देखिए भैया, ठीक है, ये फॉर्मूला इसलिए यूज किया क्योंकि जहां से मैं इस बार फ्लक्स निकाल रहा हूं वो फ्लैट एरिया नहीं है, वो कर्व एरिया है। कर्व एरिया में पहले आप छोटा सा एरिया लेते हो और फ्लक्स निकालते हो डी फाई। डी फाई की वैल्यू क्या होगी? ई डी ए कॉस थीटा। फिर आपको पता है ऐसे ही कर्व इसके हर एक पॉइंट पर होंगे, ऐसे छोटे छोटे, है ना? तो उसके लिए आपने इंटीग्रेट कर दिया, टोटल फ्लक्स का फॉर्मूला क्या हुआ? ईडीए, कर्व बॉडी के लिए। और टोटल फ्लक्स गॉस ने क्या था? एनक्लोज चार्ज अपॉन में एन, देखिए लैम्डा क्या है? इसके 1 मीटर पे चार्ज है, इसकी कुल लेंथ कितनी है? एल मीटर। तो कितना कुल कितना चार्ज होगा? लैम्डा इंटू में एल। समझ गए भैया? तो इसलिए ये फॉर्मूला यूज किया। आपको बता दूं इसकी सरफेस के हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? कांस्टेंट होगी, डी ए। और कॉस की वैल्यू क्या होगी भैया आपको बता दूं, तो आप मान लीजिए ये एरिया ले रहे हो डी ए,
इसका नॉर्मल क्या होगा, इधर ही होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इधर ही होगी, तो दोनों के बीच में एंगल क्या बनने वाला है, जीरो। कॉस जीरो क्या होता है, 1, हटा दो, लैम्डा इंटू में एल एप्सिलॉन। डीए क्या है, स्मॉल एरिया, इंटीग्रेशन ऑफ डीए क्या होगा, टोटल कर्व सरफेस एरिया। और इस सिलेंडर जिसकी रेडियस में बात कर रहा हूं उसकी रेडियस क्या आर है, तो एक सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है बेटा, तेरे में मैथ्स है, बता। सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, हाँ हाँ बिल्कुल सही बोल रहा, बिल्कुल 2 पाई आर एल होगा, यहाँ पे 2 पाई आर एल हो जाएगा, एल से एल क्या हुआ, कैंसिल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गया, लैम्डा 2 पाई एप्सिलॉन आ रही है। ठीक है भैया, यहां तक आपकी एप्लीकेशन थी, एनसीईआरटी के जो भी क्वेश्चन है आपके, ठीक है भैया, वो आसान है और मैंने करा रखे आपके नोट्स में। ठीक है भैया, मैं आता हूं सीधा सेकंड चैप्टर पे। ठीक है, सेकंड चैप्टर, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एंड कैपेसिटी, ये चैप्टर का नाम है। देखिए मैं सबसे पहले यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहा हूँ, जबकि चैप्टर में इसका नाम ही नहीं है, चैप्टर का नाम केवल क्या है, पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, लेकिन मैंने यहाँ पे एक टर्म यूज कर दी और ऐड कर दी पोटेंशियल एनर्जी। क्यों, क्योंकि बगैर बगैर इसके ना आप पोटेंशियल को समझ नहीं सकते, जब तक पोटेंशियल एनर्जी आपको नहीं आएगी तब तक आप पोटेंशियल समझ नहीं सकते। पोटेंशियल नॉर्मली आप जिस वर्ड के लिए यूज करते हो, किसी की ताकत को, किसी की स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करने के लिए, बिल्कुल वहां पर भी यही यूज किया गया, इसीलिए यूज किया गया, लेकिन यहाँ पर चार्ज की ताकत को यूज किया गया। चार्ज की ताकत क्या होती है, एट्रैक्ट या रिपेल करने की कैपेसिटी। अगर कोई चार्ज दूसरे चार्ज को ज्यादा रिपेल कर सकता है तो यानी उसका पोटेंशियल क्या होगा, ज्यादा होगा। और कोई चार्ज दूसरे चार्ज को कम रिपेल कर पा रहा है या कम अट्रैक्ट कर पा रहा है तो उसका पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा। मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहा हूं। देखिए भैया, पोटेंशियल एनर्जी एक रीस्टोरिंग एनर्जी होती है। क्या होती है, रीस्टोरिंग एनर्जी का मतलब होता है ये एनर्जी हमेशा सिस्टम को क्या करती है, रीस्टोर करती है, यानी स्टेबल करने का प्रयास करती है। ठीक है, ये तभी आती है जब आप किसी फोर्स के अगेंस्ट में काम करते हो। जैसे आप पत्थर उठाते हो तो आप किसके अगेंस्ट में काम कर रहे हो, आप स्प्रिंग को खींचते हो, आप किसके अगेंस्ट में काम कर रहे हो, स्प्रिंग फोर्स के। आप रबड़ को खींचते हो, किसके अगेंस्ट में काम कर रहे हो, इलास्टिक फोर्स के। ठीक है भैया, आप ठीक है, मतलब तो भैया जब भी आप जितने भी मैंने काम बताए उन सब में आप देखोगे ये सब एक्शन करने के बाद छोड़ोगे तो सिस्टम अपने आप को रिस्टोर कर लेता है। तो वो रिस्टोर इसलिए कर पाता है क्योंकि उस सिस्टम के अंदर क्या आती है, एनर्जी आती है। अच्छा, दो लाइक चार्ज को पास में लाओगे तो क्या आ जाएंगे आपस में, पास में रिपेल करेंगे, लेकिन आप फिर भी पास में ला रहे हो और छोड़ोगे तो क्या होगा, चार्ज फिर वापसी क्या होंगे, दूर चले जाएंगे। किसकी वजह से, पोटेंशियल एनर्जी की। हम यही बात कर रहे हैं, हमारे पास दो चार्ज है, एक चार्ज क्यू है, दूसरा चार्ज क्या है, क्यू नॉट है। ये पहले कहां पे था, इन्फिनिटी पे, तो फिर मैं इसको उठा के कहां पे लाया, आर पर। ठीक है, अच्छा ये भी पॉजिटिव है भाई, देखिए डेरिवेशन इसकी आएगी, और ये नेगेटिव। पहले एक चीज देखो, क्या ये जिस फोर्स का इस्तेमाल करके हम इसे ला रहे हैं वो कांस्टेंट है या वेरिएबल है, दिमाग लगाना, बताना मेरे को। जिस फोर्स का इस्तेमाल करके मैं इस प्लस क्यू चार्ज को ला रहा हूं यहां पे, वो कांस्टेंट है, वेरिएबल है, वेरिएबल है, ऑब्वियस सी बात है। और जब वेरिएबल फोर्स आएगा तो वर्डन आपको क्या निकालना पड़ेगा, इंस्टेंट पे निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, क्योंकि आपको हर इंस्टेंट पर वेरिएबल फोर्स होगा। और आप जो फोर्स का वर्क का फॉर्मुला निकाल जानते हो, वो वर्क का फॉर्मुला होता है फोर्स डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा। फोर्स वहां पर कांस्टेंट होना चाहिए, और हम यहाँ पे वेरिएबल फोर्स के थ्रू वर्क निकाल रहे हैं। तो अगर आप इंस्टेंट लोगे तब, जब तक अगर आप टाइम लोगे तो हर टाइम पे फोर्स बदलता रहेगा, आप उस वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसलिए मैं इंस्टेंट ले रहा हूं, और इंस्टेंट के केस में आपका जो फोर्स होता है वो क्या होता है, उस इंस्टेंट के लिए कांस्टेंट आता है। तो मैं कहता हूं भैया एट एनी इंस्टेंट, एट एनी इंस्टेंट, इंस्टेंट पे वर्क कितना होगा, डीडब्ल्यू क्या होगा, डीडब्ल्यू, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डीएक्स, और वर्क कितना, फोर्स कितना होगा, फोर्स कितना होगा, एफ। और ये जो एफ होगा ना, उसके आगे मैं क्या लगा के चलूंगा, माइनस। पता है क्यों, चलो देखो, मैंने मान लीजिए ये चार्ज यहां पे आ गया है, इस वक्त जहां पर है इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, एक्स है। क्या है, ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज को इधर रिपेल कर रहा होगा, कितने फोर्स से, के क्यू क्यू नॉट अपॉन में एक्स स्क्वायर से। अगर मैं चाहता हूं कि ये चार्ज इधर आए तो आपको अप्लाइड फोर्स लगाना पड़ेगा, और फिजिक्स में अप्लाइड फोर्स की वैल्यू
फिजिक्स में अप्लाइड फोर्स की वैल्यू इसी के बराबर होगी, माइनस एफ के बराबर। ठीक है भैया, जितना नीचे रिपेल कर रहा है उतने आपको अप्लाइड फोर्स भी लगाना है, वरना आप कैलकुलेशन नहीं कर सकते। फोर्स क्या होगा, माइनस होगा, तो वर्क क्या होगा, वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। तो इंस्टेंट की बात कर रहा हूं तो इंस्टेंट का वर्क कितना है, फोर्स कितना है, डिस्प्लेसमेंट कितना है, dx। ठीक है, ये हो गया आपका। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, डी डब्ल्यू इक्वल्स में एफ की वैल्यू क्या बेटा, के क्यू क्यू नॉट अपॉन में एक्स स्क्वायर, और क्या हो गया, ये हो गया इंस्टेंट का वर्क। क्या आ गया, हमें यहां से लेके यहां तक का कुल वर्क निकालना, यानी आप पहले फ्लोर से, ग्राउंड फ्लोर से लेके गमले को कहां ले आ रहे हो, चौथे फ्लोर पे। तो आपको टोटल एनर्जी निकालनी है यदि गमले की, तो आपको ग्राउंड फ्लोर से लेके फोर्थ फ्लोर तक ले आने में जो भी वर्क होगा वही क्या होगी, उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगी। मैं कहां से ला रहा हूं इसको, और कहां तक लाया, जहां तक वर्क करूंगा उतनी क्या है इसके अंदर। जैसे गमले को ग्राउंड फ्लोर से लेके मैं चौथे फ्लोर पे ले गया, मैंने जितना वर्क किया वही क्या होगी, मैं और ऊपर ले आऊंगा तो मैं और ज्यादा वर्क करूंगा, उसके अंदर और ज्यादा क्या आएगी, एनर्जी आएगी। ऐसे ही मैं इस चार्ज को यहां से लेके यहां तक जितना पास में ले आऊंगा उसके उतना ज्यादा क्या करूंगा, वर्क करूंगा, उतनी ज्यादा क्या आएगी, पोटेंशियल एनर्जी आएगी। तो हमने क्या किया भैया, टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन इन्फिनिटी टू, क्या करूं भैया, डी डब्ल्यू का क्या होता है, डब्ल्यू। ठीक है, के क्यू क्यू नॉट बाहर आ गया, अंदर क्या हुआ, डी एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर, और यहां पे माइनस बाहर आ गया, नीचे भैया देखिए लिमिट क्या है भैया, इन्फिनिटी से लेके आर ला रही हूं। अब मैं जिससे पूछूंगा वही आंसर देगा, सारा मुंह निकाल दूंगा ना आपको। डब्ल्यू इक्वल्स टू माइनस के क्यू क्यू नॉट, एक्स की पावर यहां पर क्या है, प्लस है, ऊपर जाएगी तो क्या होगी, इन्फिनिटी से लेके आर। ठीक है, तो डब्ल्यू इक्वल्स में क्या होगा, माइनस के क्यू, और क्या होगा, क्यू नॉट, एक्स की पावर -2 का इंटीग्रेशन क्या होता है भैया, एक्स की पावर -2 का इंटीग्रेशन -2 + 1 और -2 + 1, लिमिट इन्फिनिटी से लेके आर। ठीक है भैया, तो बेटा देखिए डब्ल्यू इक्वल्स टू माइनस के क्यू क्यू नॉट, एक्स की पावर -1 -1, इन्फिनिटी से लेके आर, माइनस से माइनस क्या हुआ, कैंसिल हो गया, तो वर्क क्या हो गया, के क्यू क्यू नॉट, और ये क्या होगा, एक्स की पावर पॉजिटिव करने के लिए नीचे ले आओ, इन्फिनिटी से लेके आर। अभी क्या होगा यहाँ पे, ठीक है, तो वर्ग इक्वल्स में के क्यू क्यू नॉट, एक बार क्या होगा आर, ये क्या होगा, ये भैया, तो एनीथिंग डिवाइड बाय एनर्जी क्या होता है भैया, 0। तो वर्क का फॉर्मूला क्या आ गया, ये वर्क किया, और यही जितना वर्क करोगे उतनी ज्यादा क्या आएगी, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, के क्यू क्यू नॉट अपॉन में आर। आई प्लीज देखिए, इफ क्यू क्या है, Q1 है, एंड क्यू नॉट क्या है, Q2 है, तो एनर्जी क्या होगी, के Q1 Q2 अपॉन में, ये भैया ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, पोटेंशियल एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है। यदि आपको Q माइनस क्यू क्यू एल एल एल, इस सिस्टम की कुल एनर्जी बताओ भाई, इस सिस्टम की कुल, इसे असेंबल करने में कुल कितनी एनर्जी लगी है, ये कौन सी एनर्जी है, असेंबल करने में, दो चार्ज को पास में लाने में। ठीक है, मैं पूछ रहा हूं कि इस सिस्टम को असेंबल करने में कितनी एनर्जी लगी है, दो चार्ज का सिस्टम असेंबल करने में इतनी एनर्जी लगती है, एक चार्ज के सिस्टम को असेंबल करने में कोई एनर्जी नहीं लगती। ठीक है, दो चार्ज के सिस्टम को असेंबल करने में इतनी एनर्जी लगी, इन दोनों के बीच में कितनी एनर्जी हुई, इन दोनों को पास में लाने में कितनी एनर्जी होगी, माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन में, इन दोनों के असेंबल करने में कितनी एनर्जी होगी, माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन में एल, इन दोनों के असेंबल करने में के क्यू स्क्वायर अपॉन में एल, और ये तो एनर्जी होगी, एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है, सीधा ऐड कर दो, तो आप माइनस, ये माइनस है ना, ठीक है, तो क्या होगा, माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन में एल,
फिर क्या होगा माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन में एल प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन में एल, कट गया भैया। यू इक्वल्स में के क्यू स्क्वायर अपॉन में एल। ये हो गया आपको इस सिस्टम को असेंबल करने, ऐसे 3 सिस्टम, ऐसे 4 सिस्टम, ऐसे 5 सिस्टम के असेंबल करने में एनर्जी आएगी। ठीक है भैया, देखिए देखिए पोटेंशियल, देखिए ये क्यू चार्ज है, इससे आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है, आप यहां पे ला रहे क्यू नॉट जिसकी वैल्यू क्या है 1 कूलम चार्ज। ध्यान दीजिए, अगर इस ये प्लस है, ये भी प्लस है, अगर 1 कूलम चार्ज को इस पॉइंट पी तक लाने में ज्यादा वर्क हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, इस स्मॉल क्यू नॉट चार्ज को पी पॉइंट तक लाने में आपको ज्यादा वर्क करना पड़ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो, किसका पोटेंशियल ज्यादा है, क्यू का पोटेंशियल ज्यादा है। क्योंकि भैया पोटेंशियल ज्यादा होने का मतलब है रिपेल करने की कैपेसिटी, आपको याद होगा मैंने यही बताया था। पोटेंशियल ज्यादा का मतलब, पोटेंशियल मतलब क्या होता है, रिपेलिंग कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट की रिपेलिंग कैपेसिटी या किसी चार्ज की रिपेलिंग कैपेसिटी जो होती है वही क्या होता है, उसका पोटेंशियल होता है। अगर इसको व्हाट ब्रो, ठीक है, अगर 1 कूलम चार्ज को इस पॉइंट पे पी पर लाने में ज्यादा वर्क करना पड़ रहा है, इसका मतलब ये चार्ज क्या कर रहा होगा, इसको ज्यादा रिपेल कर रहा होगा, यानी इसका पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा। यानी अगर मेरे को किसी के पोटेंशियल की बात करनी है तो मुझे टेस्ट चार्ज को लाने में कितना वर्क करना पड़ रहा है, वही क्या होगा, दूसरे चार्ज के पोटेंशियल को बताएगा। अगर इसको लाने में इस पॉइंट पर ज्यादा वर्क करना पड़ रहा है, इसका मतलब ये क्या कर रहा होगा, इसको ज्यादा रिपेल कर रहा होगा, तभी ज्यादा वर्क करना पड़ रहा है। और जब ज्यादा वर्क करना पड़ेगा यानी इसका पोटेंशियल क्या है, क्यू का ज्यादा। अच्छा ये बात बताओ, इसको मैं इधर ले गया, फिर इधर ले गया, फिर इधर ले गया, सबसे ज्यादा कहां पर वर्क करना पड़ेगा, ए पॉइंट पर, बी पॉइंट पर या सी पॉइंट पर, सी पर। यानी सी पॉइंट पर वर्क क्यों करना पड़ा, क्योंकि उस कंडीशन में सबसे ज्यादा रिपेल कर रहा था। तो यानी इसका पोटेंशियल जो होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, आर पे भी डिपेंड करेगा। आर जितना कम रहेगा यानी उससे दूरी जितनी कम रहेगी किससे, सोर्स चार्ज से, उतने ज्यादा उसका पोटेंशियल होगा। तो हमने देख लिया भैया पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या आ गया। पोटेंशियल एग्जैक्टली मैं बता रहा हूं तेरे को कि भैया रिपेलिंग कैपेसिटी ऑफ पॉइंट और चार्ज, कोई चार्ज किसी चार्ज को जितना ज्यादा रिपेल करेगा उसका पोटेंशियल उतना ज्यादा होगा। अब मैं कह रहा हूं कैपिटल क्यू के पास में मैं स्मॉल क्यू को लेके आ रहा हूं। अगर कैपिटल क्यू के पास में स्मॉल क्यू को लेके आ रहा है तो किसी भी पॉइंट पर, और तू ये ज्यादा वर्क कर रहा है, करना पड़ रहा है उसको लाने में, तो उसका मतलब क्या है कि कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू को कर रहा है, ज्यादा रिपेल कर रहा है, अभी तेरे को ज्यादा वर्क करना पड़ रहा है, यानी उसका पोटेंशियल क्या है उस पॉइंट पर ज्यादा है। अच्छा उस कैपिटल क्यू के ज्यादा क्लोज लेके आ रहा है तो भी तेरे को ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, यानी उसका पोटेंशियल क्या होगा, मतलब वही होगा, ठीक है, ज्यादा होगा। तो ये कंबाइन कर दिया, v इक्वल्स में k टाइम्स ऑफ q अपॉन में r। हम जानते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे हैं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, k इक्वल्स में 1 बाय में 4 पाई एप्सिलॉन एप्सिलॉन r। तो यहाँ का पोटेंशियल फॉर्मूला k 1 बाय में 4 पाई एप्सिलॉन एप्सिलॉन r q अपॉन में r। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल पॉजिटिव होता है क्योंकि वो रिपेल करता है, रिपेलिंग फोर्स पॉजिटिव होता है, पोटेंशियल भी क्या होगा, पॉजिटिव। लेकिन अट्रैक्टिव फोर्स नेगेटिव होता है तो उसका पोटेंशियल भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो प्लस चार्ज का पोटेंशियल जो होगा वो आर डिस्टेंस पर क्या होगा, के क्यू अपॉन में आर, और माइनस चार्ज का पोटेंशियल आर डिस्टेंस पर क्या होगा भैया, माइनस के क्यू अपॉन में आर। क्यों, क्योंकि ये रिपेल कर रहा है और ये क्या कर रहा है, अट्रैक्ट करने वाले चार्ज हमेशा उसका पोटेंशियल क्या होता है भैया, नेगेटिव होता है, रिपेल करने वाले चार्ज का पोटेंशियल क्या होता है, पॉजिटिव होता है। रिलेशन, एक क्यू चार्ज है, एक क्यू नॉट चार्ज है, ठीक है। तो कह रहा है भैया इस पॉइंट पर देखो इस चार्ज को क्यू नॉट चार्ज को इस पॉइंट पर लाने में कितना वर्क करना पड़ा, के क्यू क्यू नॉट अपॉन में आर। ठीक है, इसको मैं पोटेंशियल एनर्जी भी कहता हूं, क्या कहता हूं उसे। अच्छा इस पॉइंट पर इस चार्ज का कितना पोटेंशियल होगा, v इक्वल्स में के क्यू अपॉन में आर। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करूं तो हम देख रहे हैं भैया ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये क्या है, सेकंड है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, तो देखिए भैया u इक्वल्स टू में के क्यू अपॉन में आर इंटू में क्यू नॉट लिख सकता हूं, इसको क्या लिखता हूं, के क्यू अपॉन में आर इंटू में क्यू नॉट। ये क्या है, के क्यू अपॉन में आर क्या है, v है, क्या है,
तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? V टाइम्स ऑफ क्यू नॉट। यानी यदि आपको किसी पॉइंट का पोटेंशियल पता है, वहां पे एक चार्ज रखा हुआ है, वो भी पता है, तो आप वहां की एनर्जी निकाल सकते हो। एक बात और आपको बता दूं, इफ क्यू नॉट इक्वल्स टू में 1 कूलम, देन पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होती है? ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एक क्यू नॉट को, जिसकी वैल्यू क्या है? 1 कूलम है, यदि आप उसको इंफिनिटी से, जिस चार्ज को ला रहे हो उसकी वैल्यू क्या है? 1 कूलम है, अगर आप उसको इंफिनिटी से लाकर किसी चार्ज के इन्फ्लुएंस में लाते हो, तो जो भी वर्क होगा वो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा, और वही उस पॉइंट के पोटेंशियल के बराबर होगा। ध्यान रखना, दोबारा से मैं बोल रहा हूं, इसके क्यू की चार्ज है और इससे आर डिस्टेंस पर, इस पी पॉइंट पर ये चार्ज आ रहा है क्यू नॉट। अब जितना वर्क करोगे वो किसके बराबर होगा? पोटेंशियल एनर्जी के, और उसकी वैल्यू क्या होगी? के क्यू नॉट अपॉन में आर। लेकिन यदि मैं इसकी वैल्यू 1 कूलम कर दूं, तो आप जितना भी वर्क करोगे वो पोटेंशियल के बराबर होगा, और वही क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। सुन लीजिए, 1 कूलम को लाने में जो वर्क होगा वो उस पॉइंट के पोटेंशियल एनर्जी के बराबर नहीं होगा। वर्क जो होगा वो किसके बराबर होगा? पोटेंशियल के बराबर होगा। और क्यू कूलम को चार्ज को लाने में जो वर्क होगा किसके बराबर होगा? दोबारा सुनिए यार, ध्यान दीजिए मैं क्या कह रहा हूं। ये क्यू नॉट क्या है भैया? चार्ज है। इसको इन्फिनिटी से लाने में जो भी वर्क हो रहा है वो किसके बराबर होगा? पोटेंशियल एनर्जी के। लेकिन यदि यही क्यू नॉट 1 कूलम का हो जाए, तो ये वर्क किसके बराबर होगा? पोटेंशियल के। किसके बराबर होगा? क्यू नॉट अगर 1 कूलम का नहीं है तो वर्क किसके बराबर होगा? पोटेंशियल एनर्जी के। और अगर क्यू नॉट की वैल्यू 1 कूलम के बराबर है तो वर्क किसके बराबर होगा? उस पॉइंट के पोटेंशियल। ये डेफिनेशन है। अब दोनों की डेफिनेशन मैं बता देता हूं, ठीक है। अगर पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन बतानी है आपको, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू एनी पॉइंट अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ सोर्स चार्ज इज ऑलवेज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी। हमेशा किसके बराबर होगा? लेकिन अगर आप देखो पोटेंशियल की डेफिनेशन, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट चार्ज। देखिए, जब पोटेंशियल किसी वर्क को पोटेंशियल के बराबर करना है, तो आप जिस चार्ज को ला रहे हो उसकी वैल्यू क्या होगी? 1 कूलम। और वर्क को अगर पोटेंशियल एनर्जी के बराबर करना है, तो वो जो चार्ज ला रहे हो उसकी वैल्यू 1 कूलम के बराबर नहीं होगी। ठीक है भैया। तो अगर आपको वर्क की वैल्यू पोटेंशियल एनर्जी के बराबर करनी है, तो क्या बोलोगे? डेफिनेशन क्या होगी? वर्क की वैल्यू पोटेंशियल एनर्जी के बराबर करनी है, तो डेफिनेशन की वैल्यू क्या होगी? द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ टेस्ट चार्ज। अब मैं 1 कूलम नहीं बोल रहा, टेस्ट चार्ज बोल रहा हूं नॉर्मली, ठीक है। इन ब्रिंगिंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू एनी पॉइंट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सोर्स चार्ज इज ऑलवेज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी, जिसकी वैल्यू क्या होगी? के क्यू नॉट अपॉन में आर स्क्वायर। लेकिन द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ 1 कूलम चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू एनी पॉइंट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सोर्स चार्ज इज ऑलवेज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी, नहीं पोटेंशियल ऑफ सोर्स चार्ज। मैंने क्या बोला? रिपीट कर दे। कुछ नहीं, मैं भाई बहुत सिंपल सी बात बोली है। 1 टेस्ट चार्ज क्या होता है? 1 यूनिट टेस्ट चार्ज मान लिया, फ्रॉम इंफिनिटी टू एनी पॉइंट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सोर्स चार्ज, तो किसके बराबर होगा? 1 कूलम को ला रहा तू, वर्क इज ऑलवेज इक्वल्स टू पोटेंशियल ऑफ सोर्स चार्ज। द अमाउंट ऑफ वर्क डन ब्रिंगिंग अ टेस्ट चार्ज, 1 कूलम नहीं बोल रहा मैं, टेस्ट चार्ज बोलो, फ्रॉम इंफिनिटी टू एनी पॉइंट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इज ऑलवेज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी। समझ गए भैया? तो यही दोनों में डिफरेंस है। 1 कूलम को लाओगे तो वर्क पोटेंशियल के बराबर आएगा, और 1 कूलम के अलावा कोई चार्ज होगा तो वर्क किसके बराबर आएगा? पोटेंशियल एनर्जी के बराबर आएगा। समझ गए भैया? पोटेंशियल भी क्या है भैया? स्केलर क्वांटिटी है, इसको भी मान लीजिए। Q2 Q3 R1 R2 R3, तो इस पॉइंट पर कुल पोटेंशियल क्या होगा? पहले चार्ज का पोटेंशियल, दूसरे चार्ज का पोटेंशियल, तीसरे चार्ज का, सीधा ऐड कर दो। पहले चार्ज का पोटेंशियल क्या होगा? शोभित के Q1 अपॉन में R1, दूसरे क्या होगा? Q2 अपॉन में, और के Q3 अपॉन में R3। सीधा ऐड कर दो। मान लीजिए 2 वोल्ट है, 4 वोल्ट है, 6 वोल्ट है, सीधा ऐड कर दो। ठीक है, ठीक है। अब देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन बता रहा हूं, ठीक है।
इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ गया, किस पॉइंट का पोटेंशियल, किस सरफेस का पोटेंशियल ज्यादा होगा, ए का या बी का? मैं जिससे पूछूंगा बताएगा। तो बता दे रहा हूं किसका, किस सरफेस का पोटेंशियल ज्यादा होगा, ए का या बी का? ये जो लाइन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्यों ए का ज्यादा होगा? तुक्के मत बताइए, दिमाग से बताइए। ए का ज्यादा है, लेकिन क्यों ज्यादा होगा? देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से निकलती है, प्लस से, और कहां जाती है? तो ये ए सरफेस क्या, ए के ज्यादा क्लोज है, तो उसका पोटेंशियल क्या होगा? और बी क्या है, दूर है, तो उसका पोटेंशियल क्या होगा? अब देखो एक रिलेशन बताने जा रहा हूं मैं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, वो रिलेशन का नाम है ई इक्वल्स टू में माइनस डीवी अपॉन में डी आर। डी आर क्या है, इन दोनों सरफेस के बीच की दूरी। डी आर क्या है, दोनों सरफेस के बीच की। वी क्या है, यहां का पोटेंशियल, और यहां पर क्या होगा, वी प्लस डीवी हो जाएगा, कोई ज्यादा है ना पोटेंशियल। तो भैया अगर एक चार्ज को आप यहां से लेकर के यहां पे ले आ रहे हो, जिसकी वैल्यू क्या है, 1 कूलम है, क्या है? ठीक है, ध्यान दीजिएगा भाई। तो जब ये यहां पे था, किस पोटेंशियल में था, ए पे क्या पोटेंशियल था, वी प्लस, और चार्ज कितना था, क्यू नॉट। तो यहां पे कितनी एनर्जी होगी, अभी मैंने एनर्जी का फॉर्म बताया था, पोटेंशियल एट पॉइंट ए चार्ज, पोटेंशियल एट पॉइंट ए कितना होगा, ए का पोटेंशियल कितना है, वी प्लस, और चार्ज कितना है, क्यू नॉट। क्यू नॉट की वैल्यू कितनी है, 1 कूलम, तो वी प्लस डीवी, यानी इस केस में पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर आ रही है, वी प्लस डीवी के बराबर आ रही है। अच्छा जब आप इसको यहां पे ले गए तो बी की एनर्जी कितनी होगी, बी की एनर्जी कितनी होगी? अब जब इस क्यू नॉट चार्ज को, जिसकी वैल्यू 1 कूलम है, और जब आप बी पे ले गए तो एनर्जी कितनी होगी, तो बी का पोटेंशियल इंटू में चार्ज, बी का पोटेंशियल कितना है, वी, और कितना हो गया भैया, वर्क क्या होता है, वी नो वर्क क्या होता है, वर्क क्या होता है, चेंज इन एनर्जी के बराबर आता है, वर्क क्या होता है हमेशा, चेंज इन एनर्जी के बराबर। एनर्जी क्या होगी, बी की एनर्जी माइनस ए की, बी की एनर्जी कितनी है, क्यू नॉट की वैल्यू 1 कूलम है, क्यू नॉट की वैल्यू क्या है, तो ये वी के बराबर आएगी, तो वी की एनर्जी कितनी होगी, वी, और ए की एनर्जी कितनी होगी, वी प्लस डीवी, तो वी माइनस डीवी, टी से वी क्या हुआ, कैंसिल हो गया, ये वर्क कितना हो गया, माइनस डीवी के बराबर। अच्छा आपको यह भी पता है कि वर्क किसके बराबर होता है, फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है, किसके बराबर होता है, फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट। प्लीज ध्यान रखना, ये कौन सा चार्ज है, 1 कूलम है, 1 कूलम चार्ज के द्वारा एक्सपीरियंस किया गया फोर्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के, बताया था अभी पीछे मैंने, 1 कूलम चार्ज के द्वारा एक्सपीरियंस किया गया फोर्स क्या होगा, इलेक्ट्रिक। तो यहां पर जो चार्ज है, जो कि फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, किसके बराबर होगा, तो यहां पर जो वर्क होगा फोर्स में जो आएगा वो क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ही आएगी, क्योंकि यहां पे जो चार्ज चल रहा है वो क्या है, 1 कूलम। डिस्प्लेसमेंट कितना करेगा वो, डी आर, तो वर्क किया आ गया। हमने वर्क ये भी निकाला, हमने वर्क ये भी निकाला, दोनों बराबर होंगे, ई इंटू में डी आर इक्वल्स टू में माइनस डीवी, तो ई क्या होगा, माइनस डीवी अपॉन में डी आर। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ ये आपके पेपर में मिलेगा आपको 2 नंबर का, ठीक है, ये पक्का मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल को आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हो तो जो रिजल्ट आने वाला है किसके बराबर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, ठीक है भैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। फिर भैया इसके बाद पोटेंशियल, पोटेंशियल डाइपोल, डाइपोल हमने पढ़ी लिया, पोटेंशियल ड्यू डाइपोल का अगला टॉपिक है। चार्ज में से पता लग गया पोटेंशियल क्या होता है, के क्यू अपॉन में 1 कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से लेके आर तक ला रहा है, इन्फिनिटी से लेके, तो कितना वर्क होगा, पोटेंशियल के, किसके, सोर्स के पोटेंशियल के बराबर, ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है भैया। अब देखिए मैं बात कर रहा था किसकी, इसकी बात कर रहा था डाइपोल की, ठीक है। तो भैया डाइपोल, डाइपोल की वजह से आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली, डाइपोल की वजह से पोटेंशियल निकालना बड़ा आसान तरीका है, डाइपोल की वजह से पोटेंशियल निकालना, इक्वेटोरियल एट एनी पॉइंट वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है भैया। अभी टाइम का अभाव होने की वजह से मैं मीटिंग को यहीं पे स्थगित करूंगा। मैंने सोचा था कि मैं सारे टॉपिक ना कराऊं, कुछ कुछ टॉपिक कराऊं, लेकिन मैंने जब पढ़ाना चालू किया तो मैंने कहा सारे कराते चलता हूं, ठीक है। तो इसलिए मैंने जितने टॉपिक थे सारे पूरे फर्स्ट और सेकंड में अब तक मैंने एक तरफ से कराया सारे के सारे टॉपिक, और लगभग सबको मैक्सिमम डिटेल में दिया मैंने, ठीक है भैया। अब देखिए बाकी के जो भी टॉपिक है वो कर लेना आप, ठीक है। परसों फिर मैं रिवीजन क्लास ही लूंगा, ठीक है, परसों फिर मैं रिवीजन क्लास ही लूंगा।
या कल ही ले लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, टाइमिंग बता दूंगा ऑफलाइन की। हाँ शाम को ही ले लूंगा, नहीं आज नहीं लूंगा, ठीक है भैया, आज मैच है इंडिया पाकिस्तान का, बता दूंगा मैं, ठीक है। ठीक है भैया, तो मिलते हैं अगली क्लास में, टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।